Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss our second chapter, and this is a summary of a chapter. We are not afraid to die if we can all be together. So without wasting time, let us start the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Summary tells about the extreme bravery and skills exhibited by Gordon Cooks. तो ये जो स्टोरी है आपकी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो गोर्डन कुक हैं, गोर्डन कुक इज़ अ राइटर एंड अ पर्सन हु इज़ प्लेइंग अ विटल रोल इन द स्टोरी. इनकी ब्रेवरी को बहुत, इनकी एक्सट्रीम जो ब्रेवरी है, बहुत अच्छे से जो इनके ऊंचे स्तर पर जो इनकी हिम्मत है उस चीज़ को एग्जिबिट मतलब दिखाया गया है. गोर्डन कुक्स फैमिली एंड क्रू मैन इन अ वॉर विद वाटर एंड वेव्स फॉर एग्जिस्टेंस. इस स्टोरी में दिखाया गया है कि जो गोर्डन कुक हैं वो और उनकी फैमिली और उनके साथ जो क्रूमैन हैं वो एक तरह की वॉर लड़ते हैं, एक तरह की जंग लड़ते हैं. किसके साथ? वाटर के साथ, क्योंकि ये लोग ओशन मतलब समुद्र में हैं और जो समुद्र में पानी की वेव्स आ रही हैं उससे किस तरह से बचते हैं और उनका जो एग्जिस्टेंस बना रहता है, जो उनकी जो वो ज़िंदा रहते हैं, इस चीज़ को इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है. In the month of July, in the year of 1976, the writer, his wife Mary, his son Jonathan and his daughter Suzanne set sail. जुलाई के महीने में 1976 में राइटर अपनी वाइफ जिसका नाम मैरी था और उसका बेटा जिसका नाम जोनाथन था और बेटी जिसका नाम सुजैन था, इनके साथ ये एक सेल करते हैं. एक्चुअली राइटर का एक एम होता है, एक ड्रीम होता है, वो उसकी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छी सेल करना चाहता था जिसमें पूरे वर्ल्ड का वो एक राउंड करना चाहता था. तो उसी चीज़ के लिए ये लोग निकलते हैं 1976 में. फ्रॉम प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड जर्नी में 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक. अब जो राइटर है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है प्लाईमाउथ से, जो कि इंग्लैंड में है, और ये जो जर्नी थी एक तरह की डुप्लीकेट जर्नी थी जो लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिज़ाइंड शिप नेम्ड द वेव वॉकर अकम्पेन्ड बाय 2 सेलर. अब जो उनकी जर्नी बहुत टफ़ थी, बहुत बड़ी थी, तो इस वजह से एक स्पेशल शिप को वो डिज़ाइन करवाते हैं और उस शिप का नाम रखते हैं वेव वॉकर. यहाँ पे एडिशनली पॉइंट ये है कि जो गोल्डन कुक थे उन्होंने बहुत सेविंग्स की थी, पूरी लाइफ की जो अर्निंग थी वो सारा पैसा इस शिप में लगवा दिया था इसको बनाने में. और उनके साथ उनके 2 कंपेनियन होते हैं जो सेलर होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ओशियन का, वो भी इसमें उनके साथ होते हैं. So 2 sailors, Larry Vigil, who was an American, and Herb Sailor, a Swiss, to tackle one of the world corset ocean. अब ये जो दो सेलर थे उनका नाम था लैरी और विजिल थे. ये अमेरिकन थे और स्विस मतलब स्विस के लोग थे. अमेरिकन से इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली थी और बेसिकली ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे. और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था टू टैकल ऑफ द वर्ल्ड कोर्सेट ओशन. वर्ल्ड का सबसे जो ओशन, आपका टफेस्ट ओशन कह लीजिए या कॉम्प्लिकेटेड ओशन कह लीजिए, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें वो लोग जानते थे. द साउदर्न इंडियन ओशन, और जो ये जर्नी हो रही थी वो इंडियन साउदर्न ओशन की थी. आगे आपकी स्टोरी बढ़ती है. The first portion of the journey, that is about 1,05,000 किलोमीटर up to Cape Town, passed off very enjoyably. जो उनकी जर्नी थी लगभग 1,05,000 किलोमीटर तक केप टाउन जैसे ही पास हुआ था, बहुत अच्छे से बीती थी, वेरी इंजॉयबल रही थी. ऑन द सेकेंड डे ऑफ द केप टाउन दे स्टार्टेड टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म. अब जब उनका सेकेंड डे होता है तो उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म मतलब भारी तूफान जो है वो उनका सामना करने लगते हैं, इनकाउंटर करने लगते हैं. विंड स्टॉर्म डिडंट वरी अबाउट द नरेटर बट द हाइट ऑफ द waves was alarming up to 15 meters above, that was as high as the main mast. जो सेकेंड डे होता है, अब जैसा कि विंड स्टॉर्म आ रहा है वहाँ पे, तो ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ओशन में अगर वो है, सी में है, तो ऑब्वियस ही बात है लहरें आएंगी. बट जो लहरों की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर थी, लाइक 15 मीटर्स तक की थी. और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, वो इतनी ऊंची लहरें थी जैसे कि एक मेन मास्ट होता है. मेन मास्ट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोट में आपने देखा होगा इस टाइप का एक शेप दिया होता है, कुछ इस टाइप का, जो काफ़ी बड़ी बोट्स होती हैं. तो लगभग उस हाइट तक की वेव जा रही थी, तो मतलब जहाज़ के ऊपर भी पानी आ रहा था. On the 25th of the December, the writer's ship reaches in the southern Indian Ocean, that was about 3,500 kilometers to the east of Cape Town.
अब 25 दिसंबर को राइटर का जो शिप होता है वो साउदर्न इंडियन ओशियन के लगभग 3500 किलोमीटर केप टाउन की तरफ पहुंच चुका होता है। द फैमिली वेलकम्ड द न्यू ईयर ऑन द शिप। अब 25 दिसंबर को, जैसा कि पहले हमने डिस्कशन किया, तो 4-5 दिन गुजर जाते हैं और फाइनली न्यू ईयर आ जाता है। तो जो इनकी फैमिली होती है और जो राइटर होता है, न्यू ईयर को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं शिप के ऊपर ही। At the dawn of 2nd January, the waves were huge in size. 2nd जनवरी जब आती है, डॉन का मतलब होता है बिगनिंग। जब 2nd जनवरी शुरू होती है तो सुबह से ही क्या होने लगता है कि बहुत ह्यूज साइज़ की वेव आने लगती है, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं। अनफ्रेंडली वेदर एंड मासिव वेव्स फोर्स्ड द सेलर टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप, ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशंस। अब जो वेदर होता है वो बहुत ही अनफ्रेंडली होता है। अनफ्रेंडली मतलब बिल्कुल भी जो शिप चलता है समुद्र में तो उसके अगेंस्ट थी, तो बहुत ही अनफ्रेंडली वेदर था, मौसम था। मासिव वेव्स, बहुत ज़्यादा जो वेव्स थी वो मासिव थी, जिसकी वजह से राइटर को मतलब ऐसा समझ में आया कि जहाज़ की स्पीड कम करनी पड़ेगी। अब उनकी जर्नी इतनी लंबी थी तो ऑब्वियस है उनको जहाज़ की स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उन्होंने जहाज़ की स्पीड स्लो करी और उन्हें वो मजबूर हो गए कि अदर प्रिकॉशंस लें, मतलब अदर जो फैसिलिटीज़ हैं लाइफ बचाने के लिए वो चीज़ें वो लें, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर्स अकम्प्लिश्ड अ लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच द लाइफ लाइन बोट एंड द लाइफ जैकेट। अब जो कंडीशन थी वो बहुत ही ऑब्वियस से ख़राब हो गई थी, तो जो शिप के ऊपर लोग थे उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल, मतलब एक लाइफ बोट होती है जो शिप के साथ अटैच होती है कि अगर इमरजेंसी केसेस में उस पर बैठ के जान बचाई जा सके। लाइफ जैकेट्स होती हैं, तो ये सारे प्रिकॉशंस वो लोग लेने लगे। अनएक्सपेक्टेडली एट 6 PM अ टेरिफिक एक्सप्लोजन शुक द वे वॉकर एंड द राइटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड। लगभग 6 बजे के आसपास बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली एक केस होता है, जहाज़ पे बहुत तेज़ से एक वेव लगती है और एक धमाका टाइप का होता है, जिससे पूरा जो वेव वॉकर होता है, जो उनका जहाज़ होता है, वो पूरा हिल जाता है। शूक बेसिकली शेक की सेकंड फॉर्म है, और जिसकी वजह से राइटर जो होता है वो दूर जाकर जहाज़ के ऊपर गिरता है। द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न व्हेन अनदर मासिव वेव हिट इट, थ्रोइंग इट अपराइट वन मोर टाइम। और जहाज़ की जो कंडीशन होती है वो ऑलमोस्ट पलटने वाली होती है, जहाज़ बिल्कुल पलटने जा रहा होता है। तभी क्या होता है, एक दूसरी अनदर मासिव वेव आती है, एक दूसरी वेव आती है और जहाज़ को हिट करती है, जिससे जहाज़ जो है अपराइट मतलब सीधा हो जाता है एक बार फिर। द राइटर वॉज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक, और फिर से राइटर क्या होता है जो अचानक से जाके दूर जाके गिरता है डेक के ऊपर। डेक इज़ कॉल्ड द फ्लोरिंग ऑफ द शिप, जो शिप का फ्लोर होता है दैट इज़ कॉल्ड डेक। His head and ribs were smashing, touching the walls of the wave walker. अब जो राइटर होता है उसका जो हेड होता है वो पूरी तरीके से उसमें चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाता है, और उसकी जो रिब्स होती हैं, जो उसकी पसलियाँ होती हैं, वो पूरी तरीके से स्मैश मतलब टूट जाती हैं। In spite of a lot of injuries, the writer took charge of the situation and decided to handle it on his own. इतना ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद, जहाँ पे मतलब हिलना भी मुश्किल होगा उसके लिए, वहाँ पे वो डिसाइड करता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कि वो खुद कुछ ना कुछ करेगा और इस सिचुएशन को अपने सर पे लेके उससे बाहर निकलेगा। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप। अब जो जहाज़ पे इनके कंपेनियंस होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जहाज़ में जो पानी आ गया होता है उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंकने लगते हैं, जहाज़ के बाहर करने लगते हैं। The author somehow managed to cover the canvas across the gaps to stop water from entering into the ship. और जो राइटर होता है वो जो कन्वास होती है, कन्वास जैसा त्रिपाल, जो पन्नी की वगैरह होती है जो पानी से बचने के लिए लोग यूज़ करते हैं, उसको गैप के अंदर फिट करने लगता है जहाँ जहाँ से पानी आ रहा होता है। Moreover, their hand pumps stopped functioning and the electric pumps short circuited at the same time. और बुरा क्या होता है, पानी को निकालने के लिए जो हैंड पंप होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पंप होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। Luckily, the writer found a spare electrical pump that was in working condition. किस्मत अच्छी होती है, उनके पास एक पंप उनको मिल जाता है जो कि काम कर रहा होता है। The entire night, everyone was pumping, steering, repairing and sending radio signals for help. पूरी रात, entire night जो है, सभी लोग जहाज़ पे लगातार काम कर रहे होते हैं, पंपिंग कर रहे होते हैं, पानी को बाहर फेंक रहे होते हैं, जहाज़ की स्टीयरिंग संभाल रहे होते हैं, और जहाँ से डैमेज हुआ होता है उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, और लगातार रेडियो सिग्नल्स भेज रहे होते हैं हेल्प के लिए ताकि कोई उनको बचा ले। द ऑथर चेक्ड द चार्ट एंड फाउंड दैट ही आम्स्टरडम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वॉज देयर लास्ट होप।
अब राइटर जो होता है वो अपना चार्ट को चेक करता है और देखता है आम्स्टर्डम। आम्स्टर्डम इज़ अ कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। वही उनकी एक लास्ट होप होती है। एक साइंटिफिक बेस था, चीज़ थी जो जिस जगह पे वो थे पास में एक आइलैंड था। तो राइटर सोचता है कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाएं तो यह बच सकते हैं, और यही उसकी एक लास्ट होप थी। वेल, Sue and John got heavily injured, but they were not afraid to die if they were all together. जो स्यू और जॉन थे वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, मतलब एवरी वन वॉज इंजर्ड। जो भी जहाज़ पे था सब इंजर्ड थे, ऑलमोस्ट मरने ही वाली कंडीशन थी, लेकिन कोई भी डर नहीं रहा था। सबके मन में एक ये था कि अगर हम सब एक साथ हैं तो फिर हम जीत सकते हैं, हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। Sue's head got swelling and was having a deep injury। जो Sue's बेसिकली उसकी बेटी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है सुइजन के लिए, तो उसके भी सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और मोर ओवर द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटरमाइंड टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन। और जो राइटर था वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, मतलब इनसाइड ही वॉज ब्रोकन, बट अपने बच्चों के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि बेटा परेशान मत हो, सब कुछ कंट्रोल में है, हम ठीक हो जाएंगे। तो वो करेज दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। फाइनली दे वर एबल टू टच द लाई आम्स्टर्डम। आखिरकार वो धीरे धीरे करके आम्स्टर्डम मतलब उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। इट वॉज अ वॉल्केनिक आइलैंड वेयर 28 इनहेबिटेंट्स वर रेडी टू रिसीव देम। ये एक वॉल्केनिक आइलैंड था जहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड मतलब वो आइलैंड जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है या होता है। तो वहाँ पे लगभग 28 लोग थे जो तैयार थे, वेट कर रहे थे इन लोगों का कि ये लोग आए, इनको बचाना है, बिकॉज वो रेडियो सिग्नल्स भेज रहे थे, शायद पहुँच गए होंगे। तो चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? टू सम अप, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। समरी, इस पूरी समरी का जो कंक्लूजन है दैट इज़ वी कैन से द कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी एंड द नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द सेलर्स मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव एंड कम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। साथ में मिलके जो सेलर्स थे उन्होंने जो उनका कॉन्फिडेंस था, नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस था, जो कभी ना टूटने वाला उनका कॉन्फिडेंस था, और उनकी जो यूनिटी थी, कलेक्टिव एक साथ मिलकर जो उन्होंने अपनी पावर ऑफ यूनिटी दिखाई और कॉन्फिडेंस दिखाया, उसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि वो जॉज ऑफ डेथ मतलब मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव रेड द स्टोरी इन योर बुक एज वेल। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही हो एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग, वर्ड के रिगार्डिंग या लाइन के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी। कीप स्टडिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।